केंद्र में आपके पास दो दो इतने भारी भरकम मंत्रालय, हरियाणा के आप इतने बड़े नेता, दूसरी पार्टियों की पीड़ा बहुत दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी में अनिल विज के साथ हाल ही में आपकी फोटो छपी, देखा मैंने, हाथ पकड़ के आपको आप घुमा रहे थे उनको कि उनकी पीड़ा थोड़ी कम कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीनियर होने के नाते मुख्यमंत्री की दावेदारी मेरी है। राव इंद्रजीत जी वो बोल रहे हैं कि मेरी भी दावेदारी है, अब तो एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। तो इनकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है मनोहर? देखिए 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा पहली बार जी करनाल में, मुझे आप जैसे मित्रों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के दावेदार तो 8-9 हो गए हैं बीजेपी में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मैंने कहा बस 8-9 ही। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मेरा कहना यह है कि विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले 90 के 90 हमारे जो प्रत्याशियों को दावा करना चाहिए कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। कम से कम इतना दावा करके वोटर्स के अंदर संदेश जाए, 2% 4% वोट आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारे विधायक अधिक आएंगे, हम घर में बैठ के फैसला कर लेंगे। हमारे यहाँ प्रक्रिया है मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन नहीं बनता। उस समय तो कोई ऐसा मेरे बारे में ये भी नहीं था कि ये मुख्यमंत्री होंगे। आखिर तो विधायक दल की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, हमारे सीनियर नेताओं ने ही नाम प्रपोज किया, उसके बाद सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बन गए। अगली बार चूंकि मैं पहले से मुख्यमंत्री था इसलिए नाम घोषित करके बने। इस बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उनके नाम को घोषणा करके वो कर रहे हैं। इसलिए जहां मानो चुनाव के समय में नहीं कोई मुख्यमंत्री होता, मानो विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने वाले हैं, उस समय मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होता, उस समय बाद में ही करते हैं। लेकिन जो चल रहा होता है उसके नाम से करते हैं। मनोहर लाल जी, आप कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सीएम रहेंगे अगर सरकार बनेगी, जैसा आप दावा कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों कह रहे हैं कि चाबी हमारे पास है, इस बार मुख्यमंत्री हम दोनों, दुष्यंत भी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और अभय चौटाला भी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी चाबी तो दुष्यंत चौटाला के पास थी। तो आप भी इस बार ऐसी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं कि वोट डिवाइड हो जाए, जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है, कि चौतरफा मुकाबला हो जाए और पिछले बार जैसे हालात बन जाए और हंग असेंबली हो और दुष्यंत या अभय से समर्थन लेकर के सरकार बनाई जाए, ऐसी उम्मीद है आपको? देखिए पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करना, मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं कि मेरा तो कहना है कि जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, जिन पार्टियों को चुनाव लड़ते हैं, सबके सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा पेश करके लड़ें। कहीं कोई आपत्ति नहीं है, जनता उसका कोई ना कोई शायद समर्थन देने में कहीं किसी को तरफ आकर्षित हो जाए, क्या दिक्कत है? लड़ें, सब लड़ें, सब चाहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब मेजोरिटी आएगी, मेजोरिटी आएगी। और इस बार जो स्थिति आप बता रहे हैं कि पिछले 2019 की तरह कोई कमी रहेगी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कमी नहीं रहेगी। मैं उसके 3 कारण बताता हूँ। कारण क्या है? पहली बात तो जब कोई मुकाबले में 2 आदमी होते हैं तो उस समय आखिरी चुनाव के समय अगर कोई आदमी ये कहे, किसी तीसरे से कहे जरा मेरी मदद कर दे, मदद कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मन में घबराहट आ गई है। कांग्रेस पार्टी महीना भर लगी रही कि कोई हमारे साथ गठबंधन कर ले, कोई हमारे साथ गठबंधन कर ले। ये अलग बात है कि सामने वाली पार्टियों ने मना कर दिया हम तुम्हारे गठबंधन नहीं करेंगे, कमजोरी तो दिखा दी। इसका मतलब है कि हार के रास्ते पर वो चल पड़े हैं। शोर कितना ही मचा लें कि हमारी सरकार आएगी, हम इतने जीतेंगे, इतना जीतेंगे, ये शोर मचाने से फर्क पड़ता नहीं है। एक दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात पहले ही हो गई कि अगर उनको इतना ही है कि भी हम सत्ता में आएंगे तो मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर देते। दूसरा, तीसरा और एक फैक्ट है जो लोकसभा के चुनाव में इस समय में बड़ा अंतर है, वो ये है कि हमारा हरियाणा का इतिहास 1966 से लेकर 2024 तक 78 साल हो गए हैं। इन 78 साल में अगर 2 साल छोड़ दूं मैं, 87 से 89, बाकी 76 साल आप उठा के देख लीजिए कि जिसकी सरकार केंद्र में हुई है उसी सरकार प्रदेश में आई है। आप उठा के देख लीजिए 76 साल का रिकॉर्ड। और इसका पिछले 20 साल का तो हम सब जानते ही होंगे जो बैठे। 2004 में केंद्र में कांग्रेस सरकार, हरियाणा में कांग्रेस सरकार। 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। अब जब 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार है तो जनता का मानस तो बना है कि हरियाणा 2024 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हरियाणा के जनता का मानस बन चुका है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि देश भर के उदाहरण हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, ऐसा नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार चल रही है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आप बंगाल का विषय देख लीजिए,
कोई योजना स्वीकार नहीं की। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार पीएम आवास योजना की योजना इन्होंने लागू नहीं किया। ऐसे ही आपके पंजाब के होंगे या आपके हिमाचल प्रदेश के होंगे, केंद्र की योजनाओं को नकार देते हैं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस योजना का लाभ जनता को मिले और इसका श्रेय कहीं मोदी जी न ले जाए। डबल इंजन के रूप में आप भी तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, कर ही रहा था। लेकिन आपके पास भी फोन आया और 9.5 साल के बाद कहा गया कि अब आप कुर्सी से हटिए। ऐसा क्या नहीं था है। वो पूरा का पूरा वाकया? ऐसा जब नहीं आपको है। बताया गया तो क्या कहकर हटाया गया कि अब आप मुख्यमंत्री हटाया नहीं गया, नहीं मैं बताया, 2 बार बताया, आई ऑफर्ड माई सेल्फ, हटाया नहीं गया। और उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री को चुनने की बात आई, उस समय भी जिन लोगों की चर्चा हुई उसमें भी मेरी सहमति हुई कि हाँ, नायब सिंह मेरे पुराने साथी हैं। ये 1996 से मेरे साथी हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े, मंत्री बने प्रदेश में, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े, बाद में प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके बाद अब मुख्यमंत्री बन गए तो हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपका बहुत गहरा नाता है। एक है ना। कंप्यूटर का जिक्र आपने कहा था कि पहली ना, बार है ना। कंप्यूटर आपको मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नहीं नहीं, हम तो साथ इकट्ठे घूमते थे। मोदी जी ने खुद, यानी ये 12 तारीख को हैंड ओवर टेक ओवर हुआ, 11 तारीख को गुड़गांव में सभा थी और गुड़गांव की सभा में खूब तारीफ की थी आपकी और साथ में एक वाक्य और बोला बाद में था। फिर और हटा अगले दिया दिन था। हटा भी नहीं दिया। एक वाक्य बोला था, हटा नहीं दिया आपको। मोटरसाइकिल वाला। अगर नहीं मोटरसाइकिल के अलावा अगर आप उस रिकॉर्डिंग को उठा कर देख लें कि हम साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। अब इस बात को केवल मोदी जी और मैं समझ रहे थे, भविष्य साथ है, यानी नायब सिंह सैनी एज स्टेट प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे थे। तो ये उन्होंने उस समय समझने वालों को इंगित कर दिया था और उसी शाम को हम लोग जा करके चंडीगढ़ में इकट्ठे गए, अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, शाम को अभिषेक। लेकिन जब वो आपकी तारीफ कर रहे थे तब तक तो नहीं पता था ना कि आपकी कुर्सी जाने वाली मैं है। कह रहा हूँ, मैं 1 साल पहले बता चुका हूं उनको, और उससे पहले 2 महीने पहले, 2.5 महीने नाम की चर्चा हो चुकी। वो तो डेट का विषय था कि कब करना है। उस डेट को आपस में सहमति करके मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है, अब किसी भी दिन अमित शाह जी, नड्डा जी, उनसे बातचीत करके अपना प्रक्रिया चालू करो। मनोहर लाल जी, वो एक निश्चित तिथि पर निश्चित काम के हिसाब से हमने किया। ये ठीक है कि हम ज़्यादा इसमें बोलते नहीं हैं, बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे, समझने वाला कुछ समझेगा, कंट्रोवर्सी पैदा करना उसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक बहुत तरीके से जो चीज़ें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मूथनेस होती है। एक बताइए किसी को, बल्कि सब लोग हैरान हुए जनता के कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। अब हर किसी ने अपने अपने अर्थ निकालते रहे। मनोहर लाल जी, हरियाणा के इस चुनाव में मोदी कितना बड़ा फैक्टर है? या मनोहर लाल या सैनी के काम या मोदी के नाम, किसके उस पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की उपलब्धियां, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, सब चीजें ऐसी हैं जो जनता को प्रभावित कर रही हैं। आखिर तो मुद्दे भले राजनीतिक हो ना हो, लेकिन असर सब चीजों का होता है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका असर हरियाणा की जनता में, खास करके महिलाओं में है कि नहीं है? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन 2015 में, 14 के अंदर सत्ता में आए, 15 में आते ही 22 जनवरी 2015 को पानीपत में मोदी जी ने रैली की कि हरियाणा का ये कलंक ये मिटाना है। आखिर तो आयुष्मान भारत योजना, इसका असर लोगों पर नहीं है क्या? मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आपने चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र कर दिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हरियाणा से उसकी शुरुआत की थी। अब बेटी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों को घेर रही है, खासतौर से विनेश फोगाट को लेकर। वो दिल्ली की तस्वीरें दिखाती है, विनेश फोगाट अब उनकी उम्मीदवार हो चुकी हैं। तो क्या ये जो मुद्दा है वो आप लोगों को डैमेज करेगा इलेक्शन? नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, अगर कहीं वो इस प्रकार के राजनीतिक चक्र को चला करके यहाँ तक नहीं आती विनेश फोगाट, तो शायद कोई कह सकता था। लेकिन ये उसी समय हो गया था जिस दिन विनेश फोगाट और एक वो बजरंग पुनिया, ये दोनों लोगों ने जिस प्रकार का वहां सारा खेल खेला, हमने तो उसी समय जांच लिया था कि कांग्रेस का चलाया हुआ खेल है। कहां पर खेल खेला? या वहीं आपके जंतर मंतर पर, जहां पर ये सारा विषय हुआ। और उस समय किसी एक व्यक्ति ने पूछा विनेश फोगाट से कि अगर आपको इस प्रकार से छेड़खानी की थी तो आप 1.5 साल चुप क्यों रही? अब हमारी बहन है, बेटी है, उसका विषय है, लेकिन उन्होंने जो पूछा वो बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, मुझे अगर हाथ लगाते तो चीर देती। इसका अर्थ क्या? हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो चीर देती। इसका मतलब पीछे से राजनीतिक खेल चल रहे हैं। ये राजनीतिक खेल का एक, क्योंकि हमारे अब स्पोर्ट्स भी जो है, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी नेता की ओर से इस तरह की बातें विनेश मैं तो कह रहा हूं, राजनीति हमारे यहाँ खेल के भी कुछ संगठन राजनीति के भेंट चढ़ चुके हैं।
हम चाहते हैं शुद्ध खेल की ओर हमारा हरियाणा का जवान भी जा रहा है, युवतियां भी जा रही हैं, इतनी सारी योजनाएं हमने बनाई। हरियाणा का खिलाड़ी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको अवार्ड मिलता है, उसको नौकरियां मिलती हैं, जिस प्रकार के उसके अवार्ड होते हैं उसी प्रकार से उसको स्थान प्राप्त होते हैं। साथ में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, गांव-गांव में खेल नर्सरियां चालू हुई हैं, हमने उनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो डाइट बनी है वो बढ़ाई है। हम इनको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जाने से पहले 5 लाख रुपए देते हैं, आने के बाद भी पैसा उनको, इतनी सारी सुविधाएं खेलों को दी हैं हमने। लेकिन किसी एक विषय को, राजनीतिक विषय को मुद्दा बना करके अगर कुछ लोग सामने आते हैं तो उसका हरियाणा की जनता सब समझती है। नहीं, एक बार फिर से मैं आऊंगी। आप ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोग जब जंतर मंतर से वो कूच कर रहे थे संसद भवन के लिए, जब पुलिस ने राजनीति लोगों को द्वारा, रोका था और तस्वीरें राजनीति द्वारा सब प्रेरित था, कांग्रेस थी, कांग्रेस की प्रेरित, कांग्रेस को ये उसी सब दिन करने की क्या जरूरत उससे वो किसी भी मुद्दे में कोई भी पॉलिटिकल हाथ डालते हैं तो उसके नाते से सोचते हैं कि इसका हमको क्या लाभ उठाना। अगर ये नहीं होता तो ये सब लोग आकर के उनके मंच पर आकर राजनीति क्यों करते? खिलाड़ी को एक शुद्ध सात्विक मन से अपना खेल खेलते हैं। आज हजारों खिलाड़ी हैं यहाँ, खिलाड़ियों को आकर किसी अच्छे खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, इसमें हम भी चाहते हैं आगे बढ़ें। हम भी कई खिलाड़ियों को चुनाव लड़ाया, इस बार भी खिलाड़ी लड़ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के एक मुद्दे को उठा करके इशू बनाना, अगर खिलाड़ियों की सहायता हमने किसको नहीं, शिक्षा क्या नहीं थी, शिक्षा मलिक, क्या नाम है, साक्षी मलिक जीत करके आई। एयरपोर्ट पर मैं स्वागत करने के लिए गया, बहादुरगढ़ में आकर के हमने सेम डे फंक्शन करके उनको जो राशि भेंट की मैंने स्वयं जा करके बहादुरगढ़ में की। अगर खिलाड़ियों के बारे में हमारे मन में ऐसा थोड़ी कि भी हमारे मन में उनके प्रति कोई आस्था नहीं है। हमारा खिलाड़ी देश का, दुनिया में जाकर के देश का, प्रदेश का, अपने परिवार का, गांव का, सबका नाम बढ़ाता है। मेरे 2 सवाल हैं इसी के साथ ही। अगर आप लोगों को पता था कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को आगे करके, तो फिर आप लोगों ने बृजभूषण का टिकट क्यों काटा? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जिक्र किया विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक को आपने पैसे भी दिए। विनेश फोगाट का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ का पंजा दिखाकर ये दावा करती हैं कि इससे बहुत तेज चाटा पड़ने वाला है बीजेपी को। तो उनके इस बयान पर, क्योंकि अब वो खांटी राजनेता की तरफ बात करती हैं। राजनीति में कोई आ जाता है फिर उसका स्वरूप राजनीति की तरह ही देखना चाहिए। अब चूंकि वो राजनीति में आ गई है तो राजनीति की तरफ कुछ ही बोलेंगे, हमको उसका असर नहीं पड़ता है, नुकसान नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राजनीति में स्वयं आ चुकी हैं। आज वो खिलाड़ी के बजाय एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते से, उस पर्सनैलिटी के नाते से, राजनीति का नाते कुछ बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई अर्थ नहीं है। मनोहर लाल जी, एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, खिलाड़ी हो, किसान हो, तमाम वर्गों में अच्छा काम किया, तो लोकसभा में हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों की रहती थी, 50-50 कैसे रह गया? तो वो उसमें तो मोदी का नाम भी नहीं चला और पहली बात तो, और आपके काम भी नहीं चले। पहली बात तो इसको 50-50 मैं नहीं मानता, इसको मानता हूँ 60-40, 60 हमारा, 40 कांग्रेस का। कुल मिलाकर एक प्रत्याशी तो ऐसे थे जो सांसद थे, सांसद ही रहे, कोई गेन नहीं हुआ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकी 5 लोकसभा में हमारे सांसद बने, एक सांसद राज्यसभा में बना, तो हमारे 6 हो गए और उनके 4 बने। दीपेंद्र हुड्डा सांसद के सांसद, पहले भी सांसद बाद में सांसद, तो बाकी तो उनके 4 ही रहे और हमारे 5 और एक 6 हो गए। तो रिजल्ट शुड बी टेकन एज 60-40। लेकिन आपके नायब सिंह सैनी कभी सुना नहीं जाता कि सीटिंग मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री का फेस भी हो, घोषित करे जिसको कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार आती है, उनको अपनी विधानसभा छोड़ करके कहीं और चुनाव लड़ना पड़े, ये कमी सुनने में आता है। वो करनाल छोड़ के, जो कि सबसे सेफ सीट मानी जाती थी, आपने छोड़ी थी, अब वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या वजह रही? ऐसा नहीं, उनकी मूल सीट करनाल नहीं है। क्यों नहीं है? करनाल सीट तो मैंने विधानसभा में खड़े होकर के घोषणा की थी कि आखिर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, उसको किसी न किसी एक स्थान पर काम करने का, सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने स्वयं उस सीट को छोड़ा और उसी स्थान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े, जीते, अच्छा जीते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर सीट का अपना करैक्टर होता है। उनकी सीट का जो करैक्टर है वो चाहे लाडवा हो सकता है, वो नारायणगढ़ हो सकता है, वो रादौर हो सकता है, अन्य कुछ सीटें उसमें से मुख्यमंत्री पर छोड़ा जाता है, क्योंकि वो उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर सांसद रहे और सांसद रहने के बाद सांसद के नाते से भी उनको पता है कौन सी ठीक है, कौन सी अच्छी नहीं है। कोई छोड़ के कहीं दूर चले गए ऐसा नहीं है। अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक सीट चुनी
और एक प्रकार से वो बाई इलेक्शन था, उसको मैं उनका पहला चुनाव नहीं मानता। ये जो विधानसभा का चुनाव लाडवा का जनरल इलेक्शन का, ये विधानसभा का पहला चुनाव है इनका।